नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी लता मंगेशकर के निधन की, चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों की, जानेंगे कानून व्यवस्था पर कैसे घिरी योगी सरकार, पंजाब में कांग्रेस ने किसे बनाया सीएम उम्मीदवार, बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की, कर्नाटक में हिजाब पर तेज होती राजनीति की, और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में गायब हुए थानों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी में सपा और अपना दल के गठबंधन में दरार, अपना दल ने लौटाई अपने हिस्से की सीटें, दोनों दलों के बीच बैठक में नहीं बनी सहमति। अब अखिलेश यादव लेंगे गठबंधन पर फैसला। पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड की कई सीटों पर है अपना दल का प्रभाव। यूपी में एमएलसी चुनाव टले, अब 9 अप्रैल को एमएलसी चुनावों के लिए होगी वोटिंग। पहले 3 और 7 मार्च को होना था मतदान। यूपी की 36 एमएलसी सीटों के लिए होना है चुनाव। भारत में अगले साल से शुरू होगी डिजिटल मुद्रा। 2023 में आरबीआई की ओर से जारी की जा सकती है डिजिटल करेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेश करते समय डिजिटल मुद्रा शुरू करने का किया था ऐलान। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया दावा, तैयार कर ली है ऑल वेरिएंट वैक्सीन। काजी नजरुल विश्वविद्यालय आसनसोल और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से तैयार की वैक्सीन। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। तभी से वो अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगिंग की अगर बात करें तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर से बड़ा कोई नाम नहीं है। भारतीय संगीत को अपनी मधुर आवाज से लता ने दुनिया भर में मशहूर किया है। उन्होंने 40 के दशक में गाना शुरू कर दिया था और 2010 तक उन्होंने बॉलीवुड में गाने गाए, यानी उन्होंने 70 साल बॉलीवुड में सिंगिंग की और न जाने कितनी खूबसूरत नगमे लोगों को दी। लता मंगेशकर के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। लता का असली नाम कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 25,000 से ज्यादा गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था, लेकिन कोरोना ने उन्हें लोगों से जुदा कर दिया। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वो लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता जी को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। संगीत की दुनिया में लता जी एक बड़ा नाम है। संगीत की दुनिया में कितने ही गायक आएंगे और जाएंगे, लेकिन लता जी जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है। बीजेपी ने लता मंगेशकर के निधन के चलते यूपी में अपने संकल्प पत्र को जारी करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन पार्टी ने चुनाव के बाकी सभी कार्यक्रम जारी रखे। इस बीच राजनीतिक दलों के लिए आज चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। घटते कोरोना के केस के चलते आयोग ने प्रचार में थोड़ी ढील दी है, जिससे राजनीतिक दलों को राहत मिली है। तो रैलियों से लेकर रोड शो में क्या क्या मिली छूट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब जब चुनाव आते हैं तब तब प्रचार का शोर सुनाई देता है। रैलियों से लेकर रोड शो तक नेता जमकर हुंकार भरते हैं, लेकिन अब की बार कोरोना ने प्रचार पर ऐसी लगाम लगाई कि प्रचार ही थम गया। सड़कों पर गूंजने वाला शोर सोशल मीडिया तक सीमित हो गया, लेकिन अब चुनाव आयोग धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दे रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार प्रसार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है। इनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इंडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% और खुले मैदान के 30% तक सीमित होगी। हालांकि आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी बरकरार रखी है।
चुनाव आयोग के मुताबिक खुले मैदान या खुली जगहों की होने वाली सभा या बैठक में स्थान की अधिकतम क्षमता के 30% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि ये रैली वहीं होगी जिस जगह को जिले के प्रशासनिक अफसर चिन्हित करेंगे। इसके लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य होगी। बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता अधिकतम 50% लोग शामिल हो सकेंगे। खुले मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन ई सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से करेगा। इन मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसी के साथ ही आयोग ने कहा है कि सभा स्थल के पास कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल से निकल रहे हैं। सभी प्रवेश द्वारों पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने प्रचार के नियमों में छूट तो दे दी है, ऐसे में अब देखना होगा कि नए प्रचार अभियान से क्या सियासी समीकरण बदलते हैं। चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। प्रचार में प्रतिबंध ढीले किए गए तो राजनीतिक दलों ने भी राहत की सांस ली है। यूपी में पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने में 48 घंटों का कम वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने पहले दौर के मतदान वाली सीटों पर अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। अखिलेश जैन की जोड़ी जहां योगी सरकार पर निशाना साध रही है, तो योगी आदित्यनाथ सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। यूपी चुनावों में पहले दौर की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में होनी है। यहाँ किसानों का मुद्दा भी चुनावों में छाया हुआ है, तो महंगाई और बेरोजगारी पर भी विपक्ष योगी और मोदी सरकार को घेर रहा है। जयंत चौधरी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था सुधारने के दावे पर तंज कसते हुए कहा है कि बाबा ये दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी। वो कहते हैं कि हमने गुंडों को भगा दिया। बाबा की नजर में मैं भी गुंडा था क्या? जब मैं हाथरस गया था मुझ पर लाठी क्यों चलाई बाबा जी ने? मैंने कोई अपराध किया है क्या? इस बीच जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने सत्ता आने पर जेवर एयरपोर्ट का नाम मिहिर भोज के नाम पर करने का ऐलान भी किया। दूसरी ओर बीजेपी चुनावों में कानून व्यवस्था का मुद्दा ही मजबूती से पकड़े हुए है। योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में सुरक्षा की बात करते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुरक्षा के मुद्दे को ही उठा रहे हैं। बागपत पहुंचे अमित शाह ने कहा कि जनता के हाथ में सरकार का फैसला है। आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहाँ माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। मतदाता को चुनना है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार वो दंगों की आग में झुलसेगा या यहाँ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि वो महंगाई, रोजगार, विकास पर ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। इस बीच अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रियंका ने विरोध करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने पास बुलाया और यूथ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भर्ती विधान उन्हें थमा दिया और उसे पढ़ने को कहा। यूपी में जहां सपा आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो पंजाब में हर दल अपनी टक्कर कांग्रेस से मान रहा है। आप और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए। ऐसे में कांग्रेस पर दबाव था कि वो तस्वीर साफ करे कि सरकार बनने पर कांग्रेस की ओर से कौन नेतृत्व करेगा। और आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया। तो पंजाब में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस की सीएम फेस को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। पंजाब में कौन होगा कांग्रेस का सीएम फेस, इसका फैसला हो चुका है। राहुल गांधी ने अपने पंजाब दौरे के दौरान ये फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लुधियाना में एक रैली के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के लिए सीएम पद के लिए एक डायमंड को सेलेक्ट करना मुश्किल टास्क था, लेकिन हमने फैसला किया है कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे। राहुल गांधी ने कहा, चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और उनके दिल में खून में पंजाब है। आप काट के देखें, कभी खून निकलेगा और उसमें पंजाब दिखेगा। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ की भी तारीफ की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के पास कई हीरे हैं, इन हीरों में से एक को चुनना आसान नहीं था। सिद्धू के खून में भी पंजाब दिखेगा। मुख्यमंत्री का निर्णय लेना मेरा निर्णय नहीं है, ये पंजाब का निर्णय है। मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, युवाओं से पूछा, प्रत्याशियों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा। जो निर्णय उन लोगों ने मुझे बताया वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पंजाब है, यहाँ के लोगों को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए और मेरा काम है कि आपकी आवाज को सुनना। आपका फैसला मेरे विचार से ज्यादा अहम है। रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैंने राहुल गांधी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अगर मुझे निर्णय लेने की शक्ति दी गई
तो मैं माफिया को खत्म कर दूंगा, लोगों के जीवन में सुधार करूंगा। सत्ता नहीं मिली तो आप जिसे भी सीएम बनाएं, उसके साथ मुस्कुरा कर चलूंगा। मैं पंजाब का आशिक हूँ, इस बार इंजन चाहिए, सभी डिब्बों को खींच ले। सिद्धू के बयान से ये तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस में लंबे समय से चला आ रहा घमासान अब थम सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया तो चल रही है, 10 मार्च को परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, इस पर अभी तक सवाल बना हुआ है। केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि बिना परिसीमन के जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। इस बीच परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो क्या है इस रिपोर्ट में जिसे कश्मीर के अधिकांश दल मानने को तैयार नहीं है? जम्मू कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के 5 सहयोगी सदस्यों को सौंपी गई है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जिनमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 2 बीजेपी से हैं। इन सदस्यों से 14 फरवरी तक अपनी राय देने को कहा गया है, जिसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, पार्टी ने 4 फरवरी 2022 को परिसीमन आयोग द्वारा सहयोगी सदस्यों को उपलब्ध कराए गए मसौदा दस्तावेजों को स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में कई बदलावों की सिफारिशें की गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर चुनाव आयुक्त के शर्मा वाले आयोग ने 7 अतिरिक्त विधानसभा सीटों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें 6 जम्मू संभाग में और 1 कश्मीर घाटी में थी। पहली बार आयोग ने जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 हो जाएगी, जबकि पहले कश्मीर संभाग से 46 और जम्मू से 37 सीटें थी। रिपोर्ट में जम्मू संभाग से राजौरी और पुंछ को शामिल करके अनंतनाग संसदीय सीट के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। कश्मीर संभाग में भी बड़े पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। कई विधानसभा सीटें खत्म कर दी गई हैं। इसमें हब्बा कदल सीट भी शामिल है, जिसे प्रवासी कश्मीरी पंडितों के पारंपरिक गढ़ के रूप में देखा जाता था। श्रीनगर जिले की खानियार, सोनवार और हजरत बल विधानसभा सीटों को छोड़कर अन्य सभी सीटों का पुनः निर्धारण किया गया है। पुलवामा, त्राल और शोपिया के कुछ इलाके जो अनंतनाग लोकसभा सीट का हिस्सा थे, अब श्रीनगर संसदीय सीट का हिस्सा होंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही विरोध नहीं कर रही, बल्कि कश्मीर में मुख्य धारा की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सिर्फ बीजेपी इसके समर्थन में दिख रही है। कश्मीर की तरह बीजेपी कर्नाटक में भी अकेली पड़ती नजर आ रही है। दरअसल कर्नाटक में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाने के मामले में राज्य की बीजेपी सरकार घिरती दिख रही है। कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाने का मामला अब पूरे राज्य में राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस और जेडीएस छात्राओं के समर्थन में दिख रही है, तो बीजेपी ने हिजाब पर रोक के फैसले का समर्थन किया है। हिजाब पर रोक लगाने का मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही राज्य में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। दरअसल हिजाब पहनने को लेकर जारी विरोध के बीच बीजेपी के प्रदेश इकाई प्रमुख नलिन कुमार कटिल की ओर से विवादित बयान दिया गया है। हिजाब को लेकर कटिल ने कहा, राज्य सरकार तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। क्लासरूम में हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने कटिल के बयान का विरोध करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए कहा कि वो विधानसभा में भी हिजाब पहनती हैं, कोई रोक कर दिखाए। हम हिजाब के रंग में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे पहनना बंद नहीं करेंगे। जो करना है कर लो। जनता दल सेकुलर के नेता ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिजाब मामले को तूल देकर बीजेपी बहुसंख्यकों के वोट पर नजर लगाए हुए है, लेकिन राज्य में इस तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं है। बीजेपी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय वो इसे बेटी हटाओ बनाने की कोशिश कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार के थानों की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही दावा करें कि उनके राज में बिहार में सुशासन चल रहा है, लेकिन सीएम के दावों की पोल बिहार से आने वाली तमाम रिपोर्टें खोल देती हैं। कभी हजारों लीटर शराब चूहे पी जाते हैं, तो कभी सामान्य ज्ञान भी ना रखने वाला छात्र बिहार बोर्ड में टॉप कर जाता है। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बिहार की कानून व्यवस्था के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राज्य में थाने ही गायब हो गए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहा है। नीतीश की सहयोगी बीजेपी और हम भी अपनी ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रहे हैं।
गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है, इसलिए कानून व्यवस्था पर उठने वाले हर सवाल पर सीएम खुद सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। और अब बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे राज्य की कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस महकमा ही सवालों के घेरे में आ गया है। राज्य के 28 जिलों में 99 थाने और चौकियां यानी ओपी अचानक गायब हो गई है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से बिहार के थानों और ओपी में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया गया है। ये काम जब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को सौंपा गया है, TASL ने सीसीटीवी लगाने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने जब लिस्ट चेक की तो उसमें 28 जिलों के 62 थाने और 37 ओपी गायब मिली। कंपनी की ओर से तुरंत ही इस बारे में पुलिस मुख्यालय को ये रिपोर्ट भेज दी गई कि जहां बताया गया था उस जगह थाना और ओपी फिजिकली तौर पर मौजूद नहीं है। मामले का खुलासा होने पर राज्य के अपराध अभिलेख ब्यूरो के DIG ने जिलों के SP को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने को कहा है। गायब हुए थाने और ओपी फिजिकली तौर पर हैं भी या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो थाने और ओपी गायब मिले हैं उसमें से 1 दर्जन से ज्यादा राजधानी पटना के ही हैं। प्रशासन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं कि कंपनी ने जितने थानों और ओपी में सीसीटीवी लगवाए हैं उतने का ही भुगतान किया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।